Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Houthis pirates in Bab al-Mandab Strait. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो एक बार ज़रा एशिया का मैप देखते हैं और एशिया के अलग अलग रीजन्स को किस नाम से बुलाया जाता है वो भी ज़रा देखिए। देखिए ये वाला जो पूरा रीजन इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश आते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यहाँ 10 देश आते हैं। ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, ईस्ट एशिया। फिर नॉर्थ एशिया, ये पूरा पूरा रसिया आ रहा है। सेंट्रल एशिया हमने देखा था, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जैसे 5 कंट्रीज सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। और ये है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं। और वेस्ट एशिया की खासियत क्या है कि दे आर वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। वेस्ट एशिया में 2 गल्फ रीजन है, यहाँ देखिए पर्सियन गल्फ एंड देन रेड सी। बोथ दीज रीजन्स आर वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। वेस्ट एशिया की अगर पॉलिटिक्स आप देखें तो वहाँ पे एक मेजर कंसर्न इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, उसको लेकर के तो काफ़ी सारा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट दूसरा जो मेजर फॉल्ट लाइन है वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में वो है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या फॉल्ट लाइन है दैट इज कल्चरल फॉल्ट लाइन, क्योंकि ईरान जो है वो पर्शियन कल्चर को फॉलो करता है, सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम को बिलोंग करता है, जबकि सऊदी अरबिया ये अरबिक कल्चर को फॉलो करता है और सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता है। तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम के अंदर भी ये सेक्टेरियन डिवीजन है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। और ईरान के साथ जो कंट्रीज अलाइंड हैं दे आर सीरिया, लेबनन, जबकि सऊदी अरबिया के साथ जो अरबिक कंट्रीज अलाइंड हैं दे आर यूएई, ओमान, कतर, बहरीन। तो ये आप कह सकते हैं कि सऊदी फैक्शन ईरान का, ये ईरानियन फैक्शन पर्शियन कल्चर को फॉलो करने वाला, ये है पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। अब दूसरी बात समझते हैं वेस्ट एशिया से रिलेटेड, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अरब स्प्रिंग। देखिए आप देखेंगे अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज को और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में भी कई सारे कंट्रीज में अरेबिक कल्चर रहा है, लीबिया, इजिप्ट। और इन सारे देशों में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर देशों में ऑथोरिटेरियन रेजिम रहा है। ऑथोरिटेरियन रेजिम से हमारा मतलब है कि एक ही इंसान सरकार में है, प्रेसिडेंट बना पड़ा है 25 सालों से, 30 सालों से। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, बट इलेक्शंस बस नाम के हो रहे हैं और वो इलेक्शंस रिग्ड होते हैं। और अल्टीमेटली द पावर बिलोंगिंग टू वन पर्सन और वन फैमिली। तो इस तरीके से इन सारे जगहों पे ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी। और सऊदी अरबिया में तो नाम की भी डेमोक्रेसी नहीं है, बट बाकी सब जगहों पे अगर डेमोक्रेसी थी भी तो जस्ट फॉर द नेम से। ऐसे हालत में मिस गवर्नेंस होना, पुअर गवर्नेंस होना तो नेचुरल है। पीपल वे आर फ्रस्ट्रेटेड। और फिर क्या हुआ कि ट्यूनीसिया जो एक छोटा सा कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में, यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ बाय लोकल पीपल अगेंस्ट द डिक्टेटर ऑफ ट्यूनीसिया और अथॉरिटेरियन रूलर ऑफ ट्यूनीसिया। दिसंबर 2010 में ये मूवमेंट शुरू हुआ अगेंस्ट बेंगाजी गवर्नमेंट ऑफ ट्यूनीसिया, और सरकार को वहाँ पे हटा दिया गया और वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लाया गया। तो बेसिकली आफ्टर ए ब्रीफ स्टिंट ऑफ सिविल वॉर इन ट्यूनीसिया वहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो गया। अभी इसका डोमिनो इफेक्ट देखा गया आसपास के देशों में। जब यहाँ पे इस तरह का मूवमेंट आया तो नेचुरली द पीपल इन द नेबरहुड कंट्रीज दे ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड बाय दिस मूवमेंट दैट हैपन इन ट्यूनीसिया। इस तरीके का सिविल वॉर, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट लीबिया में और इजिप्ट में भी देखने को मिले। अभी जब लीबिया और इजिप्ट में इस तरह के मूवमेंट चल रहे थे, सिविल वॉर अगेंस्ट देयर ऑथोरिटेरियन रूलर, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा फ्रांस ने, यूके ने और यूएस ने। किस तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह देखा? उन्होंने कहा कि देखा कि ये देश काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज में, एनर्जी रिसोर्सेज में रिच है, तो इन देशों में अगर हम अपने मन मुताबिक पसंदीदा सरकार बना देते हैं
तो फ्यूचर में इनके नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कंसेशनल रेट पे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस लालच में फ्रेंच, ब्रिटिशर्स एंड यूएस jumped into this conflict, but not directly. And what argument they took when they indirectly moved into this conflict? Since these countries have been in the past colonies of France and Britain, so इन कंट्रीज को गाइड करना, सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे जब सिविल वॉर या केओस चल रहा है तो वहाँ पे कुछ हद तक हम लोग, यहाँ के जो लोग हैं जो सिविल वॉर या सिविल मूवमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रेजिम, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। इन द नेम ऑफ गाइडिंग डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन इजिप्ट एंड लीबिया, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड यूएस, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का, डेवलप कंट्रीज का जो ग्रुप है, दे गॉट देयर पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन दीज कंट्रीज, लीबिया एंड इजिप्ट। लेकिन उस वक्त किसी को ये गेम समझ नहीं आया। लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी की एक लहर चली है, इसी लहर को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। और ये डेमोक्रेसी की लहर पहुंच गई सीरिया तक, यमन तक। अभी सीरिया के अंदर बशर अल असद नाम के ऑथोरिटेरियन लीडर रूल कर रहे थे। उसके पहले उनके पिताजी थे वहां पे, 30-35 सालों से इनका परिवार रूल कर रहा था। सिमिलरली इन यमन, अब ये मामला पहुंचा इन दोनों जगहों। लेकिन जब तक ये मामला सीरिया में और यमन तक पहुंचा, दिस अरब स्प्रिंग एज ए मूवमेंट रीच टिल सीरिया एंड यमन, रसिया को, चाइना को ये गेम समझ आ गया, यूएस का और उसके वेस्टर्न अलाइज का, कि अच्छा ये लोग इन द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ये लोग धीरे धीरे इन एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो सीरिया में वहां के जो डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन लीडर हैं बशर अल असद, उनको सपोर्ट करने लगा रसिया, चाइना थ्रू ईरान। क्योंकि यूएस के साथ अलाइंड रहता है सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया यूएस के साथ अलाइंड इसलिए रहता है क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में हॉस्टिलिटी है राइट सिंस 1979। वहां पे ईरानियन रिवॉल्यूशन आया अगेंस्ट यूएस, तो वो एक अलग हिस्ट्री है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन यूएस और ईरान के बीच में काफी ज्यादा हॉस्टाइल रिलेशन रहता है 1979 के बाद से, क्योंकि ईरान के अंदर एक मैसिव रिवॉल्यूशन आया था जिसमें एंटी यूएस सेंटिमेंट्स काफी फोमेंट हुए थे। अब देखिए, ईरान और सऊदी अरबिया दुश्मन हैं आपस में बिकॉज ऑफ द सेक्टेरियन डिवीजन, सुन्नी एंड शिया, और ईरान और यूएस भी आपस में उनकी हॉस्टिलिटी है। तो नेचुरली सऊदी अरबिया एंड यूएस गॉट अलाइंड। तो सऊदी और यूएस आर अलाइंड, और यहाँ पे जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के नाम पे वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस डेवलप किया गया, पॉपेट गवर्नमेंट बैठाए गए, दैट वाज डन थ्रू सऊदी अरबिया। अब ये बात जब रसिया को और चाइना को समझ आई तो उन्होंने सीरिया के अंदर ईरान की मदद से वहां के जो ऑथोरिटेरियन लीडर हैं या डिक्टेटर हैं बशर अल असद, उनको सपोर्ट करना शुरू किया कि इसको नहीं हटने देंगे। सेम हैपेंड इन यमन, यहाँ के भी जो लीडर थे उनको ईरान सपोर्ट करने लगा थ्रू रसिया एंड चाइना। और यही कारण है कि अरब स्प्रिंग एक साल के अंदर ही कई सारे देशों में फैल गया और वहां पे सरकारें बदल गई। बट सीरिया और यमन के अंदर पिछले 10 सालों से सिविल वॉर चल रहा है, लेकिन वहां पे ये सिविल वॉर खत्म नहीं हो रहा और ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सीरिया और यमन में इट इज नो लॉन्गर अ सिविल वॉर, बट इट हैज टेकन अ शेप ऑफ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन टू मेजर पावर। प्रॉक्सी वॉर, तो एक तरफ आप समझिए यूएस, यूके, फ्रांस, सऊदी अरबिया ये हो गए हैं, और दूसरे तरफ ईरान, चाइना, रसिया हो गए हैं। ये चल रहा है काम सीरिया में भी और यमन में भी। तो बेसिकली अरब स्प्रिंग के 3 स्टेजेस देखे जा सकते हैं। ट्यूनीसिया में तो टू डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, लीबिया, इजिप्ट में सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब दिखावा वाली डेमोक्रेसी, असल में वहां पपेट गवर्नमेंट बाय द यूएस थ्रू फ्रांस एंड ब्रिटेन। सीरिया और यमन में ये ट्रांजिशन हो ही नहीं पा रहा है, वहां सिविल वॉर चल रहा है क्योंकि एक प्रॉक्सी वॉर जैसा माहौल बना है बिटवीन रसिया एंड द यूएस। तो एक साइड से रसिया सपोर्ट कर रहा है रेबल्स को, तो दूसरे साइड से यूएस सपोर्ट कर रहा है। अभी यही हालत सीरिया में बनी है, ऐसी ही कुछ यमन में भी बनी है। यमन की अगर बात की जाए तो यमन के अंदर अरब स्प्रिंग पहुंचा एक साल के अंदर ही, 2011 में। और स्टार्टिंग में तो वहां के
जो डिक्टेटर थे उनको हटा करके, अली अब्दुल्ला सालेह को हटा करके वहां पे प्रेसिडेंट बने मंसूर हदी। अभी मंसूर हदी की सरकार भी करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब नहीं कर पाई, और ये कारण है कि 2014 में मंसूर हदी की सरकार के खिलाफ वहां पे एक रेबेल ग्रुप राइज हुआ जिसका नाम है हूती सिया। अब असल में खेल समझिए, मंसूर हदी को आप कह सकते हैं गद्दी पे बिठाने में काफी हद तक यूएस जिम्मेदार है। यूएस और उसके एलाइज थ्रू सऊदी अरबिया मंसूर हदी को बैठा दिया और अपना पपेट गवर्नमेंट यहां बना दिया। ठीक है। अब रसिया को ये बात समझ आई कि अच्छा, गेम हमारे हाथ से निकल रहा है। उसने सीरिया में तो बशर अल असद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बट यमन में यूएस ने पपेट गवर्नमेंट बिठा दिया था। लेकिन वो गवर्नमेंट जो जिसके लीडर थे मंसूर हदी, वो गवर्नमेंट भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। वहां पे करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था ही। तो रसिया ने ईरान की मदद से यहाँ पे एक सिविल अनरेस्ट प्रोटेस्ट शुरू करवाया बाय द लोकल हूतीस ग्रुप। हूतीस आर बेसिकली सिया ग्रुप्स। तो ईरान भी सिया है, यहाँ के हूतीस भी सिया हैं। तो इन हूतीस जो यहाँ के सिया ग्रुप हैं यमन के, उनको ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया। और ये हूतीस रेबेल्स ने हदी सरकार के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन कर दिया कि भाई तुम भी तो नहीं संभाल पा रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और प्राइस राइज का प्रॉब्लम। अभी आप कह सकते हैं कि ये हूतीस रिवॉल्यूशन जो हुआ अगेंस्ट हदी गवर्नमेंट, ये कहने को तो सिविल कन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, बट इट वाज ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ ईरान backed by Russia in order to remove the puppet government Hadi who was installed by the US in the name of this Arab Spring। और वहां से शुरू हुआ ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर। और हूतीज ने धीरे धीरे कई सारा एरिया यमन के अंदर कंट्रोल करना शुरू किया। और पिछले 9 सालों से 2000 आप कह सकते हैं 14 से लेकर के 23 तक लगातार वहां लड़ाई चल रही है। बट अभी तक ये लड़ाई चल ही रही है, इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन अभी तक निकल के आया नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज नो लॉन्गर जस्ट अ सिविल वॉर, इट इज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन टू मेजर पावर। अब हूतीज ने काफी सारा एरिया कंट्रोल कर लिया है यमन के अंदर। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, हूतीज ने ये एरिया कंट्रोल कर लिया है, लगभग 25% एरिया। इसमें से जो यमन की कैपिटल है सना, दैट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ हूतीज। जबकि जो वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में लगभग 55% एरिया है। हदी सरकार जिसके खिलाफ हूतीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्म्ड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उसने रिजाइन किया 2022 में। द पावर वाज पास टू अनदर प्रेसिडेंट रसद अल अलीमी। अब रसद अल अलीमी के अगेंस्ट भी हूतीस रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सिविल वॉर कंटिन्यूज। तो यमन के अंदर जो बेसिकली सो कॉल्ड हूतीस और वहां की लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है, इट इज नॉट जस्ट अ सिविल वॉर। अगर उसको लिमिटेड फ्रेमवर्क में देखा जाए तो ये सिविल वॉर है, इंटरनल वॉर है। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इट इज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन टू मेजर ग्रुप्स। ऑन वन साइड ईरान, चाइना, रसिया। ईरान आर सियाज दैट आर डायरेक्टली सपोर्टिंग द हूती सियाज एंड ऑन द बैकिंग ऑफ चाइना एंड रसिया। और दूसरी तरफ वहां की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसको बिठाया ही है यूएस ने एज पपेट, तो यूएस, यूके, फ्रांस, टर्की, बेल्जियम, दे आर सपोर्टिंग द लेजिटिमेट गवर्नमेंट वाया सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया के ग्रुप में तो बाकी सारे हैं ही, यूएई, बहरीन, कुवैत, तो है, सब हैं ही। अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। तो आपको पता है कि हूतीज का यहाँ कंट्रोल है इस रीजन में, और ये रीजन जो है इट इज वेरी क्लोज टू द चोक पॉइंट दैट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ अडेन विथ रेड सी, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडा। दो स्ट्रेट जो इंपॉर्टेंट हैं वेस्ट एशिया में, एक तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान और ओमान के बीच में, यहाँ पे छोटा सा टिप है ओमान का, एंड यहाँ पे एक बाब अल मंडा जो जिबूती और यमन के बीच में गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। नाउ हूतीज आर वेरी क्लोज टू दिस बाब अल मंडा। इन हूतीज ने क्या किया है, हाल फिलहाल में यहां से गुजरने वाले जितनी भी शिप्स हैं
उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर जो यूएस बेस्ड शिप्स हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है, पायरेसी का काम कर रहे हैं। अब आप देखो तो ये रूट कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस रूट वाया सुएज कनाल कनेक्ट्स टू मेडिटेरियन सी। तो सारा का सारा मोस्ट ऑफ द ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू दिस रीजन। हुतीज ने क्यों अटैक करना शुरू कर दिया है, खासकर यूएस बेस्ड शिप्स के ऊपर, वेसल्स के ऊपर? उसके पीछे कारण है इसराइल पैलेस्तीन के बीच में चलने वाला कन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट इसराइल और हमास कह लीजिए, उसके बीच में चलने वाला कन्फ्लिक्ट। हाल फिलहाल में इसराइल लगातार ऑफेंसिव अटैक किए जा रहा है इन द गाजा रीजन, जिस कारण से कई सारे सिविलियन पॉपुलेशन की कैजुअलिटीज हो रही है। अब इसराइल, आपको पता है, इज वेरी क्लोज अलाई ऑफ द यूएस, और इसराइल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चेक पोस्ट ऑफ द यूएस इन वेस्ट एशिया। और इसराइल बिना यूएस के सपोर्ट के इतना ज्यादा ऑफेंसिव एक्टिविटी कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके आसपास में तो सारे इस्लामिक कंट्री हैं। यस, इसराइल रिमेन्स सो अग्रेसिव, सो ऑफेंसिव, मेनली बिकॉज इट हैज बैकिंग ऑफ द यूएस। अब हुतीज यूएस वेसल्स पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि हुतीज वैसे भी किसको बिलोंग करते हैं? ईरान ग्रुप को, रसिया और चाइना के सपोर्ट से ये काम करते हैं। नाउ दे आर अटैकिंग यूएस बेस्ड वेसल्स इन दिस एरिया in order to pressurize US to not to support Israel, or at least ask Israel to stop offensive activity against the civilian population of Gaza. तो इसराइल का जो ऑफेंस है गाजा के सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, उसको रोकने के लिए यहाँ पे हुतीज ने अब बाबल मंडाब स्ट्रेट से गुजरने वाले जितने इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये कारण है कि अब इस एरिया से जो भी ट्रेड वेसल्स जा रहे हैं, इनको यूरोप और यूएस से कनेक्ट करना, उनको ये लंबा वाला रास्ता अपनाना पड़ रहा है, विच इज इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द बोर्ड वर्क, अरब स्प्रिंग, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। स्टार्टेड विद ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट में प्रो वेस्ट पपेट गवर्नमेंट आ गया, सीरिया और येमेन में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया, यूएस, सऊदी एंड वेस्ट एलाइज वर्सेस रसिया, चाइना एंड ईरान। येमेन की अगर बात की जाए तो वहां पे हूती सियाज बैक्ड बाय ईरान, एंड रसिया चाइना वर्सेस गवर्नमेंट बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया। करंट न्यूज यही है कि हूतीज आर अटैकिंग वेसल्स एट बाबल मंडाब स्ट्रेट in order to force US not to support Israel in Israel Hamas war। बाबल मंडाब की बात की जाए तो यहाँ पे है कहीं पे जिबूती और येमेन के बीच में, गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी को कनेक्ट करता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट article is about the place of worship act 1991। this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। तो इस आर्टिकल को पहले समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, वाराणसी के अंदर एक जगह है जहां पे आप देखेंगे कि एक मॉस्क, ज्ञानवापी मॉस्क, और एक टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, बिल्कुल एडजेस्टेंट तरीके से बने हुए हैं, अगल बगल में बने हुए हैं। अब माना यह जाता है कि ये जो मॉस्क है इसको बनाया गया है बाय डेमोलिशिंग अ हिंदू टेम्पल विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा विक्रमादित्य अबाउट 2050 ईयर्स अगो। तो महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ एक टेम्पल बनवाया, जिसको औरंगजेब ने 1669 1669 में ब्रेक करवा करके, डिकंस्ट्रक्ट करवा करके यहाँ पे मॉस्क बनाया, ज्ञानवापी मॉस्क। और अभी ज्ञानवापी मॉस्क तो यहाँ बन गया, उसके बिल्कुल पास में ही फिर अहिल्याबाई होलकर ने, वॉज क्वीन ऑफ इंदौर, उन्होंने टेम्पल बनवाया, काशी विश्वनाथ टेम्पल 1780 में। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा। तो मान्यता के हिसाब से, सोच मतलब जो भी एक्सेप्टेड हिस्ट्री है उसके हिसाब से, यहाँ पे हुआ करता था एक हिंदू टेम्पल बाय महाराजा विक्रमादित्य। उसको तोड़ करके पहले औरंगजेब ने यहाँ पे मॉस्क बनवाया। उसके लगभग 100 साल बाद 1669 में मॉस्क बना, उसके लगभग 110 साल बाद 1780 में यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवाया अहिल्याबाई होलकर ने। अब ये जो मॉस्क है, इसको लेकर के इशू शुरू हुए 1991 में, जब यहाँ आसपास के कुछ प्रीस्ट्स, पंडितों ने लोकल बनारस कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया
कि चूंकि ये मॉस्क बना है मंदिर को तोड़ करके, यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था, इसलिए इसके कॉम्प्लेक्स में हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। So, a group of local priests sought permission to worship in the Gyan Vapi complex, claiming the mosque was built on a demolished portion of काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो फिर क्या हुआ, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई शुरू की। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सुनवाई के ऊपर जब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस को सुनना शुरू कर दिया कि हाँ ये मॉस्क बना था, इसको पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके मॉस्क बना है, तो वाराणसी कोर्ट के इस सुनवाई के अगेंस्ट इस मॉस्क की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो पहुंच गई इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट इस केस की सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि देयर इज अ लॉ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर नहीं बदला जा सकता है व्हाट इट वाज इन और ऑन 15 अगस्त 1947। सरल भाषा में कहें तो भारत सरकार का एक कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त जिस रिलीजियस प्लेस का जो रिलीजियस नेचर था अब वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। जैसे ये मॉस्क है फॉर इस्लाम पीपल, तो अब यही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। ये टेम्पल है फॉर हिंदूज, तो अब यही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। एक्सेप्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक्सेप्शन दिया गया है ऑफ कोर्स रिगार्डिंग द बाबरी मस्जिद अयोध्या टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कि उस पे अभी सुनवाई चल रही है। उसको छोड़ करके बाकी सारे जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका नेचर नहीं बदल सकता। तो फिर से समझिए, लोकल प्रीस्ट पहुंचे लोकल कोर्ट में बनारस कि सर हमको यहां पूजा करने की इजाजत दी जाए। यहाँ के जो मॉस्क कमेटी के मेंबर हैं वो पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि सर ये जो जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो कहता है कि नेचर नहीं बदल सकता, राइट, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अयोध्या टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अभी ये बात होते होते इस पे कई सारे चेंजेस हुए, बहुत कुछ हुआ, अब जाकर के एक डिसीजन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इतना पुराना केस है, अब जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम साइड का, यानी कि ये जो ज्ञान वापी मॉस्क कमेटी के जो लोग हैं उनके पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस सुनवाई करने दीजिए, देखने दीजिए कि यहाँ पे प्रीस्ट पूजा करने दिए जा सकते हैं कि नहीं। इस पर्टिकुलर केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इन्वोक नहीं हो सकता, ऐसा कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड द पिटिशंस बाय द मुस्लिम साइड होल्डिंग दैट द हिंदू सूट इज नॉट बार्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यानी कि जो प्रीस्ट लोगों ने जो केस किया था लोकल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके ऊपर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नियम नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग ये तो कह नहीं रहे हैं कि भैया हम इस जगह का नेचर बदलना चाहते हैं, वो तो सिंपली पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं। उस केस में जो लोकल कोर्ट में केस चल रहा है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इन्वोक नहीं किया जा सकता। ये बोर्ड वर्क है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। The religious character of a place of worship will remain as it stands on 15th August 1947, except of course for Babri Ayodhya Mosque टेम्पल कॉम्प्लेक्स। करंट केस क्या है, ये मॉस्क और टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है इन वाराणसी, ज्ञानवापी मॉस्क एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल इन बनारस। ये जो टेम्पल अभी वहां है अहिल्याबाई होलकर जो द्वारा बनाया गया है। ये जो मॉस्क है ये बनवाया औरंगजेब ने। यहाँ पे पहले से जो टेम्पल था महाराजा विक्रमादित्य द्वारा, उसको तोड़वा करके अभी इस मॉस्क कॉम्प्लेक्स में, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में पूजा करने की इजाजत मांगी गई बाय सम प्रीस्ट, जिसको चैलेंज किया, वो इजाजत मांगी गई थ्रू लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ बनारस। उसको चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट
IMF calling India star performer. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, IMF ने एनुअल असेसमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलीज की है। IMF ने इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स स्टार परफॉर्मर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। IMF ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि लगभग इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रहेगा 6.3% इन द करेंट फिस्कल ईयर, विच इज वेरी इंप्रेसिव कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ है उसका 16% alone belongs to India. India will make up for about 16% of global growth. And India along with China continues to remain engine of the world economy. ऐसा कहा IMF ने इस रिपोर्ट के अंदर। अब फिर इंडिया इकोनॉमी इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट ग्लोबल स्लो डाउन? दुनिया भर में बाकी सारी इकोनॉमीज में एक मंदी का माहौल है, फिर भी इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे तीन मुख्य कारण है। एक तो डिजिटाइजेशन को जो पुश दिया है भारत सरकार ने, उस कारण से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दूसरा जो पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग फॉर इंडिया इफ वी सी पॉपुलेशन एज द वन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द इकोनॉमी, एंड डिमांड इज द नेचुरल ड्राइवर फॉर द इकोनॉमी। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जो पुश किया है भारत सरकार ने पिछले 4 से 5 साल में। पिछले 5 साल में देखा जाए तो 70 लाख करोड़ खर्च किए हैं भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ये लगभग डबल हो सकता है 2024 से लेकर के 2030 तक 143 लाख करोड़ जा सकता है। तो ये एक मेजर एरिया है जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन भी अब ठीक ठाक सा कंट्रोल में आ गया है। जुलाई महीने में थोड़ा ज्यादा हो गया था, बट नाउ अगेन इट इज अंडर कंट्रोल। और इन्फ्लेशन कंट्रोल के पीछे एक बड़ा कारण है भारत की फॉरेन पॉलिसी with respect to crude oil import. Despite US ban over trade with Russia, India continue to buy crude oil from Russia at a discounted price. So that was brave foreign policy that helped India to address the problem of inflation in Indian economy. तो ये सब चीजें पॉजिटिव रही हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इंडियन इकोनॉमी को आगे तकलीफ दे सकती हैं। उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज है ग्लोबल स्लोडाउन। देखिए, दुनिया भर की इकोनॉमी में स्लोडाउन आ रहा है और IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 2.9%, एंड व्हेन वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स और स्लोज डाउन देन एवरीवन विल बी अफेक्टेड इंक्लूडिंग इंडिया। तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। दूसरा जो पॉपुलेशन है, ऑफ कोर्स इट इज अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज इट क्रिएट्स डिमांड, बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन कैन बी harmful also, or population if not properly skilled, if not having right health, right education, then the same population can become burden. तो population अच्छा, हाई पॉपुलेशन होना इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग पॉपुलेशन होना इज डिविडेंड बेनिफिट, बट इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्किलिंग, गुड हेल्थ, द सेम डिविडेंड कैन बिकम अ बर्डन। और इसके लिए IMF ने सजेस्ट किया है कि भारत सरकार को फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, लेबर मार्केट में रिफॉर्म लाना चाहिए, हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सरकार कर ही रही है। तीसरा जो मेजर चैलेंज हाईलाइट किया IMF ने वो था वेदर शॉक्स, कि देखिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के ऊपर काफी सारा असर पड़ रहा है, बिकॉज इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, उसका असर सीधा सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए भारत के अंदर इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, राइट? अब धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा है, शुगर प्रोडक्शन हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 12% इन 23-24, ये एक एस्टिमेशन है, और अगले साल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 2024-25 में भी इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.4%। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया विल बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ शुगर इन कमिंग ईयर। सो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इसी व्हीट एंड राइस का एक्सपोर्ट पे भी भारत सरकार को बैन लगाना पड़ा हाल फिलहाल में, क्योंकि देश में इन चीजों की कमी हो रही थी, इन्फ्लेशन आ रहा था इस कारण से। तो ये सब कुछ एक एरिया ऑफ कंसर्न है। एग्रीकल्चर इज नॉट गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ बूस्ट, नॉट बिकॉज सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, बट बिकॉज ऑफ द वेदर शॉक्स। उसके अलावा IMF ने एक और बात हाईलाइट की कि RBI हाल फिलहाल में मैनेज कर रहा है बहुत सारा एक्सचेंज रेट को,
जिनका भी एक्सटर्नल सेक्टर हो चुका है इंडियन इकोनॉमी में, जिनको भी मैंने पढ़ाया है, वहाँ आई होप कि आपको याद आ रहा हो कि मैंने आपको बताया है अबाउट फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट एंड पेग्ड एक्सचेंज रेट। और उसके अलावा मैंने आपको एक और बताया है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, जो होता मार्केट के थ्रू ही है, बट उसमें आरबीआई कुछ रोल प्ले कर देती है। दैट इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन बिजनेसेस एज करेंसी मैनिपुलेशन और डर्टी फ्लोटिंग। वही वार्निंग दी है हाल फिलहाल में आईएमएफ ने भी, कि आरबीआई इज इन्वॉल्विंग टू मच इन मैनेजिंग एक्सचेंज रेट बाय सेलिंग डॉलर इन द मार्केट। आई जस्ट होप कि आपको ये बात याद आ रही है जिनका भी इकोनॉमी हो चुका है। बट आरबीआई ने ऑफ कोर्स रिफ्यूज किया है। आरबीआई सेड कि नो, दिस इज नॉट द केस, आईएमएफ इज जस्ट चेरी पिकिंग डेटा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये टॉपिक मेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन पीटी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पीटी में से सवाल आ जाते हैं। देखिए, हमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए सेवरल ऑप्शंस हैं, राइट? वी कैन पुट मनी इन म्यूचुअल फंड, वी कैन पुट मनी इन स्टॉक्स एंड ऑल, बैंक्स ऑफ कोर्स, एफडी। एक और तरीका है वेयर मनी कैन बी पुट, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर बेसिकली ए कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट। इसमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अमीर लोग, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाले लोग, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, वो क्या करती हैं कि उनके पास सरप्लस फंड रहता है, तो इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में डाल देती है। ठीक है जी। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कोई एक कंपनी हो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट कर सकती है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्टार्ट कर सकता है। एंड हाई वर्थ इंडिविजुअल्स एंड corporates can put their excessive surplus fund into AIF, alternative investment fund। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाले फिर क्या करते हैं, जो भी इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को मैनेज कर रहे हैं, वो फिर इस फंड को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से जो रिटर्न जनरेट होता है वो अपने फिर इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के फॉर्मेट में या बेनिफिट के फॉर्मेट में पास करते हैं। ये है एआईएफ का कॉन्सेप्ट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज जनरली रेगुलेटेड बाय सेबी रेगुलेशन ऑफ 2012। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स देखिए तीन तरीके के होते हैं। कैटेगरी वन, जिसमें बेसिकली ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट किया जाता है इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या स्टार्टअप्स। ऐसे स्टार्टअप्स या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जहां पे इन्वेस्टमेंट करने पे आपको थोड़ा सा सरकार कंसेशन देती है। जैसे कई सारे जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने पे हमें इनकम टैक्स वगैरह में बेनिफिट मिलता है ना, छूट मिलता है ना, तो वैसे ही कैटेगरी वन वाले इन्वेस्टमेंट करने पे आपने अगर मान लीजिए कि ऐसे एआईएफ में इन्वेस्ट किया है जो कैटेगरी वन इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे सरकार आपको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह पे छूट देगी। जबकि कैटेगरी टू वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो इक्विटी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट कैटेगरी टू में इन्वेस्ट करने पे आपको सरकार की तरफ से कोई कंसेशन नहीं मिलता। कैटेगरी थ्री वाले जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, दे मेक इन्वेस्टमेंट इन हेज फंड्स। तो hedge funds are those funds that are basically a balanced one, which are diversified in such a manner that losses could be minimized in case of damages। तो hedge का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन। तो ऐसे इन्वेस्ट किया जाए कि ना ही बहुत ज्यादा फायदा हो लेकिन नुकसान के चांसेस को घटा दिया जाए। ऐसे फंड्स को कहा जाता है हेज फंड। कि थोड़ा पैसा डाल दिया गोल्ड में, थोड़ा पैसा डाल दिया इक्विटी में, स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में, जीसेक में। तो ये सब हो जाते हैं कैटेगरी थ्री वाले एआईएफ। तो ऐसे एआईएफ जो अपना पैसा कैटेगरी थ्री में डालते हैं, वो बेसिकली पुटिंग देयर मनी इन द हेज फंड्स। उसमें भी पैसा डालने वाले इन्वेस्टर को सरकार की तरफ से कोई कंसेशन नहीं मिलता। सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ एआईएफ: कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री। कैटेगरी वन, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कैटेगरी टू, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, बॉन्ड्स, बट इन्वेस्टर्स को कोई सरकार की तरफ से बेनिफिट नहीं है। एंड कैटेगरी थ्री, हेज फंड्स, अगेन इन्वेस्टर्स को सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। एआईएफ साल फिलहाल में बहुत सारा डिफॉल्ट कर रहे हैं, यानी कि एआईएफ जो है अपने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं लौटा रहे। दैट इज वाई द न्यूज इज कि सेबी हैज tightened the norms. SEBI and RBI together has tightened the norms with respect to, RBI and SEBI together have tightened the norms with respect to AIF.
तो ये आईएएफ के 3 टाइप के फंड हैं, उनको याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और यहाँ पे चूंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड 3। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।